सभा में मुख्यमंत्री वजरलाल शर्मा बजट पर संबोधित करते हुए दरअसल आज बजट को लेकर महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज बजट पास होगा। अब सबका रिलीफ हो गया। माननीय अध्यक्ष जी, अब मैं इस गर्मामे सदन के माध्यम से पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने विभिन्न अनुदान की मांगों पर तथा आज वित्त एवं विधेयक पर हुई व्यापक, गंभीर और सार्थक चर्चा ने इस सदन की लोकतांत्रिक परंपरा को और अधिक सशक्त किया है। इस बहस में अनेक दृष्टिकोण सामने आए, कई सुझाव भी आए, कई आशंकाएं थी, कई अनुभवों का सार था, तो कहीं जनता की अपेक्षाओं की प्रतिध्वनि भी थी। यह सदन केवल विधेयक पारित करने का मंच नहीं है, बल्कि विचारों के मंथन का पवित्र स्थान है और इस मंथन से जो अमृत निकलता है वो नीति का रूप लेकर प्रदेश के भविष्य की दिशा भी देता है। माननीय चर्चा के दौरान उठाए गए प्रत्येक बिंदु का हमने गंभीरता से संज्ञान लिया है। कोई भी सुझाव छोटा नहीं होता, कोई चिंता उपेक्षा योग्य नहीं होती, क्योंकि हर शब्द के पीछे प्रदेश के किसी न किसी नागरिक की आकांक्षा जुड़ी होती है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रस्तुत सभी बिंदुओं का परीक्षण निष्पक्ष और व्यवहारिक दृष्टिकोण से किया जाएगा। जहां नीतिगत समन्वय की जरूरत होगी वहां समन्वय स्थापित किया जाएगा और जहां त्वरित कार्रवाई अपेक्षित होगी वहां विलंब नहीं होने दिया जाएगा। हमारा दृष्टिकोण टकराव का नहीं, समाधान का है, विरोध का नहीं, विकास का है। लोकतंत्र की सुंदरता इसी में है कि हम भिन्न मतों के बीच में प्रदेश के हित के लिए हम सबकी समान भावना हो, हम प्रदेश के लिए समान भावना के साथ काम करें। आज इस सदन में मैं भारी मन से एक बात कहना चाहता हूं कि प्रतिपक्ष के सदस्यों में सुनने की क्षमता कितनी है वो बढ़ानी होगी। चुनौती स्वीकार करने का साहस नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैंने पहले दिन ही कहा था कि विपक्ष हमारी ताकत है अगर उनकी दिशा ठीक हो। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूं, आप सभी हम इस सदन में आए हैं राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए। हम इस सदन में आए हैं उस अंतिम पंक्ति में खड़े उस व्यक्ति के लिए। इसलिए हमारी इन सारी बातों का जनता पूरी तरह से देखती है और ऐसा नहीं है हम सदन में आ गए तो आंकलन करने वाले हमें। ये जनता पूरा आंकलन करती है और उसका निचोड़ भी देती है। हम यहां बहस अपने निजी फायदे नुकसान के लिए नहीं, आमजन के कल्याण के लिए करते हैं। जनप्रतिनिधि होने के नाते इस सदन के प्रति हम सभी की जिम्मेदारी है। माननीय अध्यक्ष जी, जनहित और लोक कल्याण के लिए हम अपनी बात सदन में रखते हैं और इस सदन में गलत बात नहीं कही जा सकती, इसलिए यहां होने वाले वाद विवाद विश्वसनीय भी होते हैं। प्रदेश की 8 करोड़ जनता अलवर ढाल पर नहीं जा सकती और बहस भी नहीं हो सकती। इस विधानसभा के पवित्र सदन पर भरोसा करती है। यह जानते थे कि यहां उनका झूठ नहीं चलेगा। उन्होंने पहले बहस की चुनौती दी
चुनौती मैंने नहीं दी अध्यक्ष जी, मैंने 2 वर्ष बनाम 5 साल मेरे काम के प्रति गिनाए थे और मैंने कहा था चुनौती आप लोगों ने दी कि आइए अल्बर्ट हॉल पर हम बहस करते हैं। मैंने अल्बर्ट हॉल को उचित नहीं समझा। यह जनता की, राजस्थान की जनता का सबसे पवित्र स्थान यह है और मैंने उस दिन यह कहा था, कि अगर बहस हो जाए तो मैंने मेरा प्रतिवेदन रखा और प्रतिवेदन मेरा 2 साल का है, बहस उसमें 5 साल की भी है, 2 साल की भी है। और मैंने उसी दिन प्रतिवेदन सभी विधानसभा के सभी मेरे साथियों को देने का काम किया। मैंने प्रतिवेदन इसलिए रखा कि मेरा 2 साल का था, 2 साल का प्रतिवेदन। अब वो कह रहे हैं साहब उत्कर्ष। अब मैं पता नहीं इतना ज्ञानी कैसे बताऊं मैं। उत्कर्ष एक संस्कृत मूल का शब्द है जिसका अर्थ है उन्नति, प्रगति, विकास, श्रेष्ठ अवस्था जिसे कहते हैं अग्रसर होना। अब इसमें प्रतिपक्ष के नेता को ये कमी कहां से महसूस हुई, जरा मैं इतना ही कहूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा। जिन्होंने आपको ज्ञान दिया है जरा और गुरुजी के पैर पकड़ के एक बार दोबारा पूछ लेना कि उत्कृष्ट का मतलब क्या है। इन्होंने पहले बहस चुनौती दी, जब हमने चुनौती स्वीकार की तो उन्होंने उसका सामना करने का साहस भी नहीं निकला। अरे मैंने तो जब जिस दिन बात हो रही थी और जब ये बात चली तो मैंने ये कहा कि आप तो 5 साल की बात करें। सदन में मैंने किताब दी है, पूरा मैंने मेरा प्रतिवेदन दिया है, आप 5 साल की बात करें, उसमें आपको कहां दिक्कत आ रही है? आज भी तो आपने बात रखी है, आप उस दिन भी रख सकते थे, लेकिन आप आज इसलिए रख दी आपने कि जो आपको बात नहीं रखवाना चाहते थे वो आज सदन में नहीं है, वो आज सदन में नहीं है, वो उस दिन सदन में थे इसलिए ये बात नहीं रखवाए। अब मैंने कुछ गलत नहीं कहा कि आपकी थोड़ा सा एडजस्टिंग करिए, ऐसे काम नहीं चलेगा आपका। और आप देखिए उसका इतना असर पड़ा माननीय अध्यक्ष जी, इनके नेता। अरे मैंने ये कहा कि पिछले 5 साल में तो 5 साल के नेता कौन थे? अगर मैं जानता कि वो ये कहते कि हाँ आप बहस करिए, मैं भी उस बहस में बैठूंगा, लेकिन अगले दिन आए और विधानसभा में अगले दिन आए तो विधानसभा में कुछ बात रखते, लेकिन उन्होंने बात अंदर नहीं रखी, उन्होंने भी बात मीडिया के सामने बात रखी या ट्विटर खेलते हैं। मैं माननीय अध्यक्ष जी आपसे कहना चाहता हूं, जब वो मुख्यमंत्री होते थे तो सदन में आते थे, उनको तो जनता की इस सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा में आना ही अच्छा नहीं लगता है, इसलिए सदन के बाहर बयान देते हैं। वो इस सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं, सदन के बाहर बयानबाजी करना शोभा नहीं देता, उनको सदन की गर्मा का ख्याल रखना चाहिए। वो बहुत सीनियर है, हम मानते हैं कि राजस्थान की जनता को उनके अनुभव का लाभ मिलना चाहिए। वो आकर के कह सकते हैं, वो कह सकते हैं, लेकिन यहां नहीं, वो वहां कहते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि चुनौती पर बहस के लिए बीएसी की बैठक दिनांक 16 फरवरी 2026 को आयोजित की गई थी। बैठक में सरकार 2 वर्ष प्रगति एवं उत्कर्ष वर्ष 24-25-26 का प्रतिवेदन पर चर्चा होना तय किया गया। इस प्रतिवेदन में 2 वर्ष 2 साल बना 5 साल का पूरा ब्यौरा दिया गया था। इसके बावजूद भी उन्होंने इस चर्चा में करने की आवश्यकता नहीं समझी। एक बात बताइए, 16 को ये फाइनल हो गया, उसके बाद आपके पास पूरी सूचना उसकी हो गई और उस दिन राजस्व विभाग की डिमांड पूरी तरह से पूरे दिन चली है, या आप अध्यक्ष जी के पास जाकर के उसको उससे पहले भी आप बता सकते थे। लेकिन जैसे ही 2 साल बना 5 साल की बारी आई, उस पर चर्चा करने की बारी आई, जब भी कैसे ध्यान आया नेता प्रतिपक्ष जी को या अन्य को? ये तो देखना चाहिए कि आप अंदर अध्यक्ष जी के साथ मीटिंग करके आए हैं, आपने कुछ देखा है तो मैं इसमें क्या समझूं और ये राजस्थान की जनता क्या समझे कि आपको 4-5 दिन पहले बता दिया गया, उसके बाद आप सुबह तक
उस चर्चा में भाग ले रहे हैं, लेकिन वही चर्चा आने पर आप इस तरह से उसको वॉकआउट करके क्या स्थिति की आपने। मैं आपको इतना भी कहना चाहता हूं, इस आधार पर आपने 21 फरवरी को चर्चा की अनुमति आपने दी थी और उन्होंने यह भी कहा था कि हम भी हमारा 5 साल का रखेंगे, और मैंने यहीं से कहा था कि आप भी अपना रखिए। तो क्यों नहीं रखा, किसने मना किया, या तो मतलब उनके पास था नहीं, क्या रखते वो। और आगे अभी कुछ हैं, मेरे को माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने कहा है तो मैं कुछ आगे मैं भी बताऊंगा। अब ये कह रहे हैं आंकड़े मेरे पास, तो उन्होंने भी कहा था कि ये तो सरकारी आंकड़े हैं। अरे भाई आंकड़े कौन से होते हैं उनको आप बता दो मेरे को, कौन से आंकड़े होते हैं। आपके घर के आंकड़े होते हैं कि कहीं और से बनाए जाते हैं कि कहां से आते हैं, आंकड़े तो सरकारी होते हैं। तो मैं तो आंकड़े वही दे रहा हूं। प्रतिपक्ष के किसी भी सदस्य द्वारा सदन में कोई भी तर्कपूर्ण चुनौती प्रस्तुत नहीं की गई। वहां चर्चा वाले दिन विपक्ष किसी भी तरीके से अपनी कमियों को छुपाने, सार्थक चर्चा को टालने के लिए हंगामे पर उतर आया, जिसने सदन का कामकाज ठप हो गया। जनता सब जानती है, सब समझती है। आखिर जब मैंने विपक्ष के सदस्यों द्वारा जारी भारी हंगामे के बीच अपना जवाब देना शुरू किया तो कांग्रेस के सदस्य मैदान छोड़ करके भाग गए। अरे भाई मेरी बात सुन लेते। मैंने तो कहा था कि आपकी जितनी आवाज है उतनी आवाज आप चिंता मत करिए, ये कहीं कम नहीं पड़ेगी और आप देख लेंगे। तो आपने कहीं जाकर के देखा होगा। लेकिन मैंने उसके बाद मैंने भी मेरी बात कम शब्दों में रखी और उसके बाद मैंने मेरी बात भी कही। और मैं आज भी मैं कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष, ये जो मैंने कहा है किताब में सबने देखा होगा, आप लोगों ने भी देखा होगा। 91 योजना ऐसी है जिसमें हम कांग्रेस के 5 साल से 2 साल में ज्यादा है और इन्होंने सभी ने पढ़ा है उसको। मैंने उसमें यह भी नहीं किया, वो आंकड़ों की बात करते, मैंने यह भी नहीं किया कांग्रेस की जो 5 साल की हमसे 2 साल में उनकी ज्यादा है वो भी हमने इंगित किए, वो भी उसमें स्पष्ट। किसको अंधेरे में रखना चाहते हैं? हम राजस्थान की जनता को अंधेरे में रखना चाहते हैं कि अपने आप को अंधेरे में रखना चाहते हैं? माननीय अध्यक्ष जी, अगर इनकी 5 साल में कुछ ठीक ठाक हुआ होता तो मुझे भरोसा है कि सदन छोड़ करके जाने की नौबत इनकी नहीं आती। महोदय, कांग्रेस की वापसी की कलह जग जाहिर है, आपसी कलह, और इसी कारण सदन में जानबूझकर एक लॉबी द्वारा हंगामा किया गया ताकि नेता प्रतिपक्ष नहीं बोले। और नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि आपको मेरे से, अरे हम तो चाहते हैं आपको, हम दिल से चाहते हैं, हमारा पूरा सदन चाहता है। और ये आपको भी पता है कि आपको कौन नहीं चाहते, ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। और मुझे ये भी बात है कि आप ये कह रहे हैं ना कि अब कुछ कम हुआ है, ये अब कुछ कम हुआ है, स्प्रिंग कम हो गई है, वो टाइट हो गई है, कैसे हो गई है, वो कम हो गया है क्योंकि ये होड़ थी। वो इधर आना चाहते थे, आप इधर आने नहीं देना चाहते थे, ये स्पष्ट सबको पता है, सभी इसको जानते हैं। इसलिए कई बातें हम चाहते हैं कि आप आगे आए और आप आज इतनी हिम्मत क्यों हुई पता लगा आपको? मैं इस सदन के माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी, कभी कभी क्या होता है, देखिए कभी कभी क्या होता है, हमारे माननीय सदस्य एक दिन कह रहे थे और आपने ही वो विषय उठाया था, मुख्यमंत्री और हमारी उप मुख्यमंत्री का। ये हमारा नहीं था, ये सदन में कुछ, क्योंकि जो आदमी मेहनत करेगा उसको कुछ ना कुछ तो मिलेगा। अब वहां जाकर के जाते हैं तो दिल्ली में दूसरे आदमी की पकड़ बनने लगी है, तो उसको कैसे आगे किया जाए, कैसे उस विषय को उठाया जाए। हरीश जी कह रहे हैं हाँ ठीक है। तो मैं कहना चाहता हूं कि उस बात को ध्यान दिला करके वो कहलवाना चाहते थे कि हमारे मुख्यमंत्री और हमारे उप मुख्यमंत्री में किस तरह की बातें होती थी। आज तक देश के इतिहास में कहीं भी किसी मुख्यमंत्री ने उप मुख्यमंत्री को इस तरह की भाषा नहीं बोली, ये कहलवाना था। ये हमारे माध्यम से
हमारे माध्यम से अपने विषय को हमसे कहलवाना चाहते हैं। अरे भाई, ये तुम्हारा घर का मामला है, हमको क्यों बांटते हो उस चक्कर में? हमसे कहलवाना चाहते हो? हमसे क्यों कहलवाना चाहते हो आप? ये तो आपका मामला है। माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि मैंने उस दिन भी कहा था कि सदन का समय काफी कीमती है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं करके मैं सदन के माध्यम से प्रदेश की अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति रखना चाहूंगा, ताकि भ्रम की कोई गुंजाइश नहीं रहे। हमारी जनकल्याणकारी नीतियां और बड़े आर्थिक सुधारों का परिणाम आज साफ दिखाई दे रहा है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। वो मैं आपको इसलिए कि वर्ष 26-27 में मैं एक बात और कहना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष, ये आप देख लो हालत। अध्यक्ष जी, आप हालत देख लीजिए। अधिकतर जिनको मैं जवाब देना चाहता था वो धीरे धीरे चलिए मान लेते हैं तुम्हारी बात। वर्ष 2026-27 में राज्य की जीडीपी लगभग 21,52,100 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। यह वर्ष 23-24 के। अब इनके पास आंकड़े वर्ष 23-24 की तुलना में 41% से भी अधिक वृद्धि है। 41% से। यह अनुमान वित्त आयोग के तय फार्मूले के अनुसार ही लगाए गए। अगर तुलना की जाए तो पिछली सरकार के 5 वर्षों में 2018-19 से 23-24 तक जीएसडीपी में लगभग 6,10,554 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई थी। लेकिन हमारी सरकार के 2 साल के कार्यकाल में ही 6,30,037 करोड़ रुपए से अधिक वृद्धि का अनुमान है। यानी हमने 2 वर्ष में ही इनके यानी कि हमने 2 वर्ष में ही इनके 5 साल से अधिक आर्थिक वृद्धि का रास्ता तैयार किया है। इनके समय में जीएसडीपी की औसत वृद्धि 10.92% थी। हमारे आर्थिक सुधारों, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के प्रयास के कारण हमारे कार्यकाल में औसत वृद्धि दर बढ़कर 12.25% हो गई। अगर स्थिर मूल्यों की बात करें तो पिछली सरकार के 5 साल में यह दर केवल 5.3% थी, लेकिन हमारे सिर्फ 2 साल में ही यह बढ़कर के 8.7% हो गई। माननीय अध्यक्ष जी, कुछ सदस्य आंकड़ों का मायाजाल रचते कह रहे थे कि जब देश की जीडीपी, अब सुनिए, जब देश की जीडीपी 8% की दर से बढ़ रही है तो राजस्थान की जीएसडीपी 15% कैसे बढ़ेगी? अब इनका ज्ञानवर्धन भी करना चाहता हूं। उनको यह साधारण ज्ञान तो होना ही चाहिए कि सभी राज्य समान दर से विकास नहीं कर रहे। किसी राज्य की विकास दर कम और किसी राज्य की अधिक होती है। यह डबल इंजन की सरकार है। हम जो लक्ष्य रखते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। अगर नीति सही है तो नीयत साफ हो और दिशा स्पष्ट हो तो राज्य तेजी से विकास कर सकता है। प्रतिपक्ष के एक माननीय सदस्य स्वयं को वित्तीय विशेषज्ञ बताते हैं। वे सदन में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब तथ्यों के साथ चर्चा करने की बारी आती है तो सदन के भाग जाते हैं। ये मैं आज के अब कह रहा हूं, मैं तो इसको पहले कह रहा हूं। और आंकड़ों से भागने से सच्चाई नहीं बदलती। हमारी सरकार ने गठन के दिन से ही केवल घोषणाएं नहीं की, बल्कि ठोस नीतिगत सुधार किए हैं। हमने 34 से अधिक नई नीतियां बनाई और लागू भी की हैं। ऐसे नहीं होता बात कहने से तो हम कह देते हैं, लेकिन जब जमीन पर काम करते हैं तो पहले दिल को मजबूत करना पड़ता है। निष्पक्षता और जनता के बीच में जो किए वादे उनको याद करना पड़ता है, जब जाके कोई प्रण लिया जाता है।
राजस्थान निवेश, हमने नीतियां बनाई, राजस्थान निवेश संवर्धन नीति, एमएसएमई नीति, टेक्सटाइल नीति, लॉजिस्टिक नीति, मिनरल नीति, डेटा सेंटर नीति, स्किल नीति, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति, AIML नीति, रोजगार नीति, युवा नीति, और भी हमारी नीति है। अगर हम ये नीति बना करके काम करेंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान की जनता का, युवा, महिला, किसान, मजदूर का हम आगे बढ़ा पाएंगे। इन नीतियों से प्रदेश में निवेश को गति मिली है, उद्योगों में विश्वास बढ़ा है, रोजगार के अवसर बढ़े हैं, उपभोग बढ़ा है और अर्थव्यवस्था में गुणात्मक तेजी आई है। इसी कारण हमारे समय में DP की वृद्धि दर देश के अन्य कई राज्यों की औसत वृद्धि दर से अधिक रही है और आगे भी अधिक रहने का अनुमान है। माननीय अध्यक्ष जी, हम केवल वर्तमान नहीं देख रहे, हम भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हम नवाचार, सुधार, सतत प्रयास से राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने की दिशा में अग्रसर हैं और हम गर्व से कहना चाहते हैं कि राजस्थान भी आज भारत को 2047 तक विकसित राज्य बनाने की दिशा में एक मजबूत ग्रोथ का इंजन की भूमिका निभा रहा है। ये आप कह रहे हैं कि आप तो आगे की कितनी बनाओगे? माननीय अध्यक्ष जी, जब तक डीजल बड़ा नहीं होगा, हम 5 साल की योजना बनाते आए, पंचवर्षीय योजना बनाते आए, जब तक वो योजना धरातल पर नहीं, उससे ज्यादा काम हो गया। हमारे अगर प्रदेश को मजबूत बनाना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो हमें समय के हिसाब से आगे 20, 25 और 30 साल की योजना बनानी होगी, जिससे हमारा राष्ट्र मजबूत हो, हमारा प्रदेश मजबूत हो। ये सोच ही नहीं है, सोच ये नहीं है कि हम आगे कैसे करें। अगर हम भविष्य नहीं देखेंगे तो हमारे पैर की रफ्तार कैसे बढ़ेगी? अगर पैरों की रफ्तार बढ़ानी है तो आपको भविष्य देखना ही पड़ेगा। और वो कह रहे 47 तक हम जिंदे। अरे आपको अपनी चिंता है, आपको अपनी चिंता है कि हम रहेंगे नहीं रहेंगे। अरे हम रहे नहीं रहे, ये राष्ट्र रहना चाहिए, ये प्रदेश रहना चाहिए, प्रदेश का विकास रहना चाहिए, उसकी योजना बननी चाहिए उसके हिसाब से। अगर आजादी के दीवाने इस बात को देखते तो उनका तो टाइम निकल रहा था। कई तो आजादी की लड़ाई लड़ते लड़ते अपने आप को इस मां भाव है, उनके मन में अगर यह भाव आ जाता कि हमें क्या करना है, तो आखिरकार इस देश का क्या होता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 को लेकर के जो हम चल रहे हैं, निश्चित रूप से हमारा राजस्थान भी उस ग्रोथ का इंजन बनेगा और हमारे भारत को भी आगे बढ़ाएगा, हमारा राजस्थान भी आगे बढ़ेगा। आज मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि राजस्थान के प्रति व्यक्ति आए, जब मैं इनकी बात करता हूं तो ये सुनाई नहीं देती। फिर कहते हैं आंकड़े कहां से आए? सरकारी आंकड़े आप देख लो भैया, आंकड़े कहां से आए? राजस्थान के प्रति आय पहली बार 2 लाख रुपए के पार पहुंच गई। वर्तमान में यह बढ़कर 2,02,349 रुपए होने जा रही है। यदि वर्ष 2023-24 की तुलना करें तो उस समय यह आय 1,67,027 रुपए थी, यानी लगभग 21.15% की वृद्धि दर्ज की गई है 2 साल के अंदर। 2 साल के अंदर यह नहीं दिख रहा। यह केवल एक आंकड़ा नहीं है, यह प्रदेश के लोगों की बढ़ती आर्थिक ताकत, रोजगार और मजबूत होती अर्थव्यवस्था का प्रमाण है। यह वृद्धि दर्शाती है कि हमारी नीतियां सही दिशा में हैं। उद्योग, कृषि, सेवा क्षेत्र सहित हर सेक्टर को प्रगति हो रही है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन के माध्यम से एक महत्वपूर्ण तथ्य सभी माननीय सदस्यों के सामने रखना चाहूंगा कि वर्ष 26-27 का हमारा बजट आकार 6,10,956 करोड़ रुपए है। अगर हम इसकी तुलना वर्ष 23-24 से करें, इनके अंतिम वर्ष 23-24 से करें, जो कि पिछली कांग्रेस सरकार का अंतिम वर्ष था, उस समय बजट का आकार 4,33,273 करोड़ रुपए था। अब आप लगा लीजिए, यानी आज का बजट उस समय की तुलना में लगभग 41% अधिक है। 41% अधिक है। 41% यह बताता है
कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था का विस्तार हो रहा है, ये मजबूत हो रही है, संसाधन बढ़ रहे हैं, विकास के लिए हमारी क्षमता पहले से कहीं अधिक बढ़ी है। ये वृद्धि इस बात का प्रमाण है कि आज हमारे पास अधिक संसाधन है, जिससे हम किसानों के लिए अधिक योजनाएं बना सकें, युवाओं को अधिक अवसर दे सकें, महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए अधिक प्रावधान कर सकें और गरीब कल्याण के लिए अधिक से अधिक बजट सुनिश्चित कर सकें। माननीय अध्यक्ष जी, अब मैं राजस्व प्राप्ति के बारे में बात करूंगा। हमारी सरकार का स्पष्ट संकल्प है विकास के लिए मजबूत अर्थव्यवस्था। जब तक राजस्व आय नहीं बढ़ेगी, तब तक हम सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों, सिंचाई परियोजना, युवाओं के रोजगार जैसे बड़े लक्ष्य पूरे नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने राजस्व बढ़ाने के लिए ठोस और योजनाबद्ध प्रयास किए हैं। वर्ष 26-27 में प्रदेश की कुल राजस्व प्राप्तियां 3,25,740 करोड़ रुपए अनुमानित हैं। ये प्रदेश की बढ़ती आर्थिक क्षमता का प्रमाण है। अगर हम इसकी तुलना पिछले वर्ष 25-26 से करें तो ये राशि 14.08% अधिक है। यानी हमारी आय लगातार बढ़ रही है और अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। यदि हम कांग्रेस सरकार के अंतिम वर्ष 23-24 के आंकड़े को देखें, तब कुल राजस्व प्राप्तियां 2,03,276 करोड़ रुपए थी। आज की अनुमानित प्राप्तियां उससे लगभग 60% अधिक है। 60% अधिक है। यह छोटी बात नहीं है। यह वृद्धि मात्र 2 वर्ष में हुई है। यह अंतर बताता है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा बदलाव आया है। यह वृद्धि केवल संयोग नहीं है, यह बेहतर प्रबंधन, पारदर्शी व्यवस्था और राजस्व संग्रह की प्रभावी नीति का परिणाम है। ये लोग ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि इनकी नीयत नहीं थी, इनकी नीयत में खोट था। मैं प्रदेश की आधारभूत संरचना यानी सड़क, पुल, बिजली, पानी, उद्योग, रोजगार के मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें रखना चाहूंगा। सबसे पहले वर्ष 2024-25 में हमारी सरकार ने 30,700 करोड़ रुपए से अधिक पूंजीगत व्यय किया। ये अब तक का सबसे अधिक है अध्यक्ष। इसका सीधा मतलब है कि प्रदेश में नई सड़कें बनी, पुलों का निर्माण हुआ, औद्योगिक इकाइयां स्थापित हुई और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा हुए। यह खर्च कागजों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जमीन पर विकास के रूप में दिखाई दिया है। हम यहीं रुकने वाले नहीं हैं। वर्ष 2026-27 के लिए हमने आधारभूत संरचनाओं पर 53,978 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया है। मैं विशेष रूप से यह उल्लेख करना चाहूंगा कि ये राशि कांग्रेस सरकार के अंतिम वर्ष 23-24 में किए गए 26,646 करोड़ रुपए के मुकाबले 2 गुने से भी अधिक है। 2 गुने से भी अधिक है। ये अंतर सिर्फ आंकड़ा नहीं, ये सोच का फर्क है, विकास की गति का फर्क है। इसके साथ ही मैं यह भी बताना चाहूंगा कि केवल सरकार ही नहीं बल्कि राजकीय उपक्रम और संस्थाएं भी आगामी वर्ष में लगभग 51,000 करोड़ रुपए से अधिक का पूंजीगत व्यय करेगी। इसका मतलब है कि राज्य का कुल पूंजीगत व्यय 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार के कार्यकाल के 2 वर्षों में ही हम केंद्र सरकार से, यह माननीय प्रतिपक्ष के नेताजी ने कहा था, मैं वो भी कहना चाह रहा हूं कि केंद्र सरकार से 18,600 करोड़ रुपए से अधिक की राशि पूंजीगत के लिए ब्याज मुक्त ऋण रूप में प्राप्त हुई हमारी सरकार के कार्यकाल के 2 वर्षों में। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये कोई साधारण बात। सदन की कार्रवाई, आज की कार्रवाई पूरे होने तक बढ़ाई जाती है। ये कोई रखी रहते, लेकिन कही दिया एक ही बात। ये कोई साधारण बात नहीं है। ये डबल इंजन सरकार का परिणाम है। जबकि कांग्रेस सरकार के पूरे 5 वर्ष में दे दिया 5 वर्ष के कार्यकाल में कुल मिलाकर 15,803 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे, क्योंकि इन्होंने ना तो जल जीवन मिशन में काम करके दिखाया, ना ही कुसुम योजना में। अब मिले तो मिले कहां से, वो कह रहे हमको इतने, इसमें संख्या बता दी कितना आया। हमारा आया तो प्रतिशत पर आ गए। अरे वो संख्या को भी खोलते थे, क्योंकि हमारा ज्यादा तो उसको नहीं बता लेता। फिर प्रतिशत पे आ गए कि ये उनके प्रतिशत इतना था, इसमें इतना हो गया। अरे मैं आपसे कह रहा हूं, आपके में आए थे 15,803,
5 साल में आए थे, हमारे 18,600 करोड़ रुपए 2 साल में आए हैं। अरे जरा ये अंदर तो दिखा देते आप, क्योंकि इन्होंने ना तो जल जीवन मिशन में काम किया, वही हमने काम किया, तो हमारी सरकार ने सिर्फ 2 वर्ष में ही उससे कहीं अधिक राशि प्रदेश के विकास के लिए प्राप्त कर ली, जितनी उन्होंने 5 साल में जुटाई। अब तो इनके समझ में आ जाना चाहिए कि मैं दिल्ली क्यों जाता हूं, बार बार यही क्वेश्चन, दिल्ली क्यों जाते हो? अब ये देख लो, दिल्ली इसलिए जाता हूं, तुम्हारा 5 साल में आया इतना, हमारा 2 साल में उससे ज्यादा आ गया। हमारे और इनके काम में फर्क साफ है, वहां इच्छा शक्ति की कमी थी या प्रतिबद्धता है, वहां संकल्प है और सतत प्रयास हमारा है। वहां अवसर गंवाए गए, यहां अवसरों को परिणाम में बदला जा रहा है। हम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ध्येय सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं सदन के माध्यम से प्रदेश की वित्तीय स्थिति के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य स्पर्श करना चाहूंगा। हमारी सरकार ने हमेशा वित्तीय अनुशासन को प्राथमिकता दी है। परिणाम यह है कि वर्ष 2026-27 में हमने राजकोषीय घाटा 3.69% पर सीमित रखा। यह FRBM कानून की अनुमित सीमा के भीतर है और पूरी तरह से जिम्मेदारीपूर्ण कुशल वित्तीय प्रबंधन का उदाहरण है। यदि तुलना करें हम, तो वर्ष 23-24 में ही है राजकोषीय घाटा 23-24 में 4.31%, यानी हमने न केवल इसे नियंत्रित किया बल्कि इसे काफी कम भी हमने किया है। कांग्रेस सरकार के 5 वर्ष का औसत राजकोषीय घाटा 4.34% रहा था, जबकि हमारी सरकार के 3 वर्ष औसत केवल 3.94% रहा। अब ये अंतर नहीं आ रहा है मुझे, यह साफ दिखता है कि हमने खर्च भी किया, विकास भी किया, लेकिन संतुलन और अनुशासन के साथ। अब मैं ऋण भार की भी बात करना चाहता हूं। हमने प्रदेश के बजट में ऋण पर नियंत्रण रखते हुए डेट GSDP अनुपात 36.8% पर रखने का प्रावधान किया। यहां ये उल्लेख करना आवश्यक है कि जो विपक्ष आज ऋण को लेकर ऊंची ऊंची बातें करता है, उनकी सरकार के 5 वर्षों का औसतन डेट GSDP अनुमानित 37.83% था। इस तरह हमने इसमें भी लगभग 1% की कमी की है। यानी इनके शासन में ऋण अधिक था, आज जब हम शासन में हैं तो हमने उसे नियंत्रित भी किया है। हमारा लक्ष्य केवल खर्च करना नहीं, बल्कि जिम्मेदारी के साथ आम जन की खुशहाली के लिए खर्च करना है। हम विकास भी करेंगे, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों पर अनावश्यक बोझ नहीं डालेंगे, जिस तरह से आपने डाला। जब भी जाते हैं कोई ना कोई कितना बड़ा कर्ज दे करके आप जाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, विनियोग विधेयक के मुख्य बिंदुओं पर आने से पूर्व में प्रतिपक्ष द्वारा उठाए गए कुछ बिंदुओं पर विषयवार स्पष्ट स्थिति भी करना चाहूंगा। हमारी सरकार ने किसान भाइयों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए वर्ष 26-27 में कृषि बजट 1,19,408 करोड़ रुपए रखा है, जो कांग्रेस शासन के अंतिम वर्ष 23-24 के कृषि बजट 89,190 करोड़ रुपए से 34% अधिक है। माननीय अध्यक्ष जी, 34% किसानों का, जिनकी बात तो ऐसे करते हैं, लेकिन अब मैं ज्यादा कहूं तो फिर यह होगा कि किसानों की कब समस्या कब आती है ये पता नहीं है। विधानसभा में कौन सी गर्मी सर्दी लगती है आपको बताओ, लेकिन वो मुड़ा से बांध करके विधानसभा में आए कि यही कोई ये दौड़ डालने वाले हैं क्या, कुदाली लेकर के ऐसे आए कि यही चलाते हैं क्या इसको। लेकिन मैं माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं, हमेशा गरीब और किसान के लिए, अब से नहीं शुरू से कांग्रेस ने गरीबी हटाओ, किसान का उत्थान करो, ना किसान के पास ये गए ना गरीब के पास गए। इनका कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस का लेना देना है सिर्फ भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के नाम से चलते हैं। अब
अब ये मैं कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, देखो आज किसी ने कोई भी काम किया है, किसी ने व्यापार किया है, किसी ने दुकानदारी की है, किसी ने कोई उद्योग किया है, किसी ने किसानी की है, तो उसका काम वो कुछ ना कुछ जानता है, वो कुछ ना कुछ जानता है और उनके दर्द भी जानता है और उनकी समस्या को जानते हुए कैसे समाधान किया ये भी जानता है। अब इनको ये पता नहीं है किसानों की बात करें, आपने किसानियत का क्या किया है। मैं अध्यक्ष जी आपसे यही कहना चाहता हूं और आपके माध्यम से राजस्थान के किसानों को और मजदूरों को यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसान को मेरी से ज्यादा नजदीक कोई नहीं जानता और मैं किसान को, राजस्थान के किसान को किसी भी तरह से परेशानी नहीं होने दूंगा। राजस्थान के किसान के लिए पूरी तरह से हमारी सरकार समर्पित है और रहेगी। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, अगर यही करना था तो इन्होंने कुछ नहीं किया। किसानों के लिए क्या किया? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के लिए किया। यह मैं आज याद करना चाहूंगा भारत रत्न स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को कि उन्होंने किसानों की चिंता की। और मैं याद करना चाहूंगा पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी को, जो किसानों के हिमायती थे, हमेशा किसानों की हिमायती लेते थे। इन लोगों ने किसान की चिंता की। उसके बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार किसान के हित की बात करते हैं। उनका तीसरा कार्यकाल आया, पहले दिन फाइल आई, उन्होंने किसान की फाइल पर साइन किया कि मेरे किसान को ये सम्मान निधि जारी रहेगी और इसी तरह से मिलती रहेगी। इसे किसान का दर्द कहते हैं। मानिए, हमारे गत 2 वर्षों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री सम्मान निधि योजना में प्रदेश के किसान भाइयों को लगातार लगभग 11,000 करोड़ रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पूर्ण पारदर्शिता के साथ ट्रांसफर की गई है। किसानों के लिए हमने जो किया, अब आपको भी मैं बताना चाहता हूं, साथ ही ये भी बता देना चाहता हूं कि इनमें अंतर क्या है। अभी कह रहे थे प्रतिपक्ष के नेता, मैं सुन रहा था, ये तारबंदी क्या है, ये क्या है। माननीय अध्यक्ष जी, उस किसान को पता है रात को पानी दे करके आता है और जंगली जानवर जब उसकी फसल को खाते हैं तो उसको तारबंदी का दर्द उसको होता है कि तारबंदी क्या होती है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है, मुर्गी के लिए तो तकुआ का घाव बहुत बड़ा होता है। मैं किसान की समस्या को जानता हूं, किसान के जीवन को जानता हूं, किसान के उस उपकार को भी जानता हूं, किसान कितना उपकारी होता है। माननीय अध्यक्ष जी, अब मैं आपको बताना चाहता हूं, पाइपलाइन से लाभान्वित किसान 98,753, 2 साल के अंदर 98,753 और इनके 2 साल में 46,183, इनसे दोगुना और 5 साल भी बता रहा हूं मैं। ये 5 साल की बात करते हैं, 5 साल में 51,582, हमारे बराबर, हमसे भी कम, ये इन्होंने किसान के लिए किया है। तारबंदी 344 लाख मीटर, और अगर इनकी 2 साल में सुनेंगे तो 8 लाख मीटर, यानी इनसे 43 गुना। और अगर 5 साल की बात करूं तो 113 लाख मीटर, जो मेरे 2 साल से इनसे 3 गुना है, जो इन्होंने 5 साल में किया है। ये है फार्म पाउंड निर्माण 35,368, 2 साल में 8,152, 4 गुना, और 5 साल में 29,430, वहां भी 1.25 गुना। ये 2 साल बनाम 5 साल है, सुन लीजिए, ये 2 साल बनाम 5 साल है। एम्स का गठन 296, कोई बोला था क्या माननीय? अरे तुमको तो किसान का फायदा नहीं दिखेगा राम की। अरे आपको किसान का फायदा नहीं दिखेगा। आप मेरे चश्मा की बात कर रहे हैं, मैं आपके चश्मा की बात कर रहा हूं। किसान का फायदा, आपको फायदा नहीं दिखेगा। फिर बोल रहे हैं, अरे माननीय सदस्य, जब ये बोल रहे थे एम्स का गठन, आप क्या बोल रहे हो? 296, जब और इनका 22, 2 साल में 22, इनसे 10 गुना भी ज्यादा, और 1.5 साल में 201, इनसे 1.5 गुना है। सेड नेट 9,68,000 वर्ग मीटर,
इनका 2 साल में 99,000 वर्ग मीटर, इनसे 10 गुना, और 5 साल में इनका 8,60,000 वर्ग मीटर, इनसे 1.25 गुना। 5 साल इन्होंने किया, इतना 2 साल में इनसे 1.25 गुना हमने किया। 2 साल से तो क्या तुलना करें, हमारा काम तो इनके 5 साल पर भी भारी है माननीय अध्यक्ष जी। इसीलिए तो उस दिन चर्चा से भागे थे। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम राम जल सेतु लिंक परियोजना को भी धरातल पर ला रहे हैं। 89,644 करोड़ रुपए की इस परियोजना में डीपीआर का अंतिम चरण है। 26,000 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। इससे 3.25 करोड़ से अधिक आबादी को पेयजल, लगभग 4 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई सुविधा मिलेगी। प्रदेश के 17 जिलों को सीधा लाभ मिलेगा। अभी मैं चले गए, मैं उनके लिए भी लाया था। बार बार वो मेरे से कहते हैं, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य कहते हैं कि यमुना का पानी कब आएगा। अब माननीय अध्यक्ष जी आप ये देखिए, अब इनके ज्ञान कहां से, अब किसी के पास ऐसा भी नहीं है कि कोई सिंचाई विभाग वाला हो या कोई इंजीनियर हो या उसका ज्ञान वर्धन के लिए वो जाएं, थोड़ा क्लास भी लगा दें। तो क्लास की उम्र भी नहीं है, क्लास में भी जब उम्र होती है जब भी मन लगता है, नहीं लगता नहीं है। और अब जो ज्ञानी हो जाता है तो उसको कैसा भी ज्ञानी ज्ञान दे तो ज्ञान समझेगा ही नहीं। जो ज्ञानी ज्यादा होगा वो समझता है क्या? हरीश जी बताइए, ज्ञानी तो कभी नहीं समझता है ना। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि यमुना का पानी कब आएगा। मैं आपसे कहूँ माननीय अध्यक्ष जी, 3 दशकों तक ये तो पानी नहीं ला सके, लेकिन यकीन दिलाता हूं इनको पानी पिलाने का काम हम ही करेंगे। अब ये डीपीआर बननी दूसरे राज्य के साथ कैसे काम होगा? ये कोई नल खोल करके पाइप लगा करके टूटी में और ऐसे तो नहीं है कि ये ले लीजिए। ये तो योजना भी बड़ी योजना है, और हम तो फिर भी जितनी जल्दी हो रही है उतनी जल्दी ला रहे हैं। हमारी सरकार बनते हरियाणा के सरकार के साथ समझौता किया, पूरा होने वाला है। पाइपलाइन के अलाइनमेंट का सर्वे, प्रस्तावित अलाइनमेंट फील्ड वेरिफिकेशन किया जा चुका है। और इसको मैं ये बता दूं, दोनों राज्यों ने मिलकर के इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार की पूरी सहमत और उनकी सहमति पत्र प्राप्त हो चुका है, और उसकी डीपीआर तुरंत फाइनल होने वाली है। हमारी ये ट्रिपल इंजन की सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। ऐसा नहीं है, आईने में सच्चाई देखने से वही डरता है जिसमें कोई खोट होता है। आईने में वही नहीं देखना चाहता ना, जिसका खुद साफ हो तो वो तो आईने में 4 बार देखेगा, क्या दिक्कत आ रही है। आईने को तो वो नहीं देखेगा जिसको आईना अपना ठीक नहीं लगता, कहीं ना कहीं खोट होगा। फिर भी मैं इनको आईना दिखा देता हूं कि इनका क्या हाल था। इनकी सरकार ने पेयजल हेतु बड़ी बड़ी घोषणाएं की, लेकिन उनका कार्य प्रारंभ नहीं किया। मैं उनसे कुछ बड़ी घोषणाओं को, छोटी नहीं बड़ी घोषणाओं को यहाँ सदन में बताना चाहूंगा कि उन्होंने 5 साल में क्या किया। हंगामे में सुन नहीं पाए होंगे, इसलिए फिर बता देता हूं। मेरा कार्य उसको तो करूंगा। कुम्माराम लिफ्ट परियोजना कहां गए? शेखावाटी। कुम्माराम लिफ्ट परियोजना से शेखावाटी के सीकर तथा झुंझुनू जिले के 1133 गांव 18 कस्बों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु 8,780 करोड़ रुपए की घोषणा की थी। कहां है बताइए? ये कहां है? नहीं कहां है? 8,780 करोड़ रुपए कहां है? घोषणा जीरो। बाड़मेर जिले की, अभी मैं और बता रहा हूं, बाड़मेर जिले की 4 तहसीलों के, मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, बाड़मेर जिले की, ये तो मैं कुछ प्रमुख हैं अध्यक्ष जी, ये तो कुछ प्रमुख बता रहा हूं मैं। अगर कोई ये कहे कि मेरे यहाँ काम हो गया तो वो मेरे पास आ जाना। बाड़मेर जिले की 4 तहसीलों के लिए 889 गांव तथा झुंझुनू जिले के 2 तहसीलों के लिए 921 गांव, 2 तहसील, इनकी ढाड़ियों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु 4,765 करोड़ रुपए की योजना घोषणा की थी। काम जीरो। 4,765 करोड़ रुपए की योजना, काम जीरो।
5,766 करोड़ रुपए की लागत से, आप भरतपुर का जिक्र कर रहे थे, चंबल अलवर भरतपुर पेयजल परियोजना की घोषणा, काम जीरो, 766 करोड़ रुपए। कहीं नजर आ रही है क्या काम जीरो? 3,523 करोड़ रुपए की परवन पेयजल परियोजना से हाड़ौती संभाग के 12, अटरू, छबड़ा, किशनगंज, अंता जिला बारा, सांगोद, पीपलदा जिला कोटा, खानपुर, मनोर थाना जिला झालावाड़ को जलापूर्ति की घोषणा की थी। 523 करोड़ रुपए की जीरो कहाँ है? वो जीरो है। जाखम बांध से उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ एवं राजसमंद जिलों के 8 कस्बों और 1,473 गांव के लिए लगभग 3 लाख परिवारों हेतु 4,674 करोड़ रुपए से पेयजल योजना घोषणा की, काम जीरो। 4,674, काम जीरो, कहीं नहीं है। 2,245 करोड़ रुपए से चंबल नदी से बेगू, निम्माहेड़ा, चित्तौड़ पेयजल परियोजना की घोषणा, काम जीरो। 1,620 करोड़ रुपए की लागत से जाखम बांध से प्रतापगढ़, अरनौन, पीपलखूट क्षेत्र में 554 गांवों को घर घर जल उपलब्ध कराने हेतु क्षेत्रीय जल प्रदाय परियोजना की घोषणा, काम माननीय अध्यक्ष जी, सभापति जी, मैं बताना चाहता हूं कि हम फील्ड में काम करते हैं मगर ये होटलों में आराम करते रहे। ये अंतर तो दिखाएगा ही जमीन पर। हम फील्ड में काम करते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी दिक्कत है, अगर मैं क्षेत्र में जाता हूं तो मुख्यमंत्री घूम रहा है, मैं दिल्ली जाता हूं तो मुख्यमंत्री दिल्ली जाता है, मैं जयपुर में ऑफिस में रात तक बैठता हूं तो मुख्यमंत्री रात तक बैठता है, देर लेट तक क्या करता है? अरे भाई, आपको मेरी इतनी चिंता क्यों रहती है, ये बताओ आपको इतनी मेरी चिंता क्यों रहती है? मैं क्षेत्र में जा रहा हूं तो यहाँ नहीं रुकते हैं। अरे भाई, क्षेत्र में जाना है। अरे भाई, एक बार नहीं साहब, वो हेलीकॉप्टर लेके जा रहे हैं, आपके पैदल जाते थे, वो पैदल जाते थे क्या? धन्यवाद, इसके लिए आपको धन्यवाद। इतनी चिंता करते हो तो इसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं आपको। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं, पिछली बार जब माननीय हमारे प्रतिपक्ष के नेता, हमारे राज्यपाल के अभिभाषण पर बोल रहे थे तो आप डिटेल निकलवा लेना। 47 मिनट शेर और शायरी। अरे मैं इतना यहाँ क्या है, ये तो वो सदन है जिसमें सारी बात की जाती है। हाँ, कोई सम होता है, लेकिन अति उसकी हो जाती है तो ये नहीं है। फिर तो कहीं ना कहीं निमंत्रण मैदान आते हैं, दशहरा आते हैं, त्योहार आते हैं, कई गांव में कई नगर पालिका मेला कराती हैं, तो वो करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे रहेंगे, तो वहाँ पैसा भी मिलेगा, तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन शेर और शायरी का इतना बड़ा काम यहाँ फिर कुछ नहीं मिलने वाला है, फिर क्या करोगे आप? क्योंकि इनका मन इसमें नहीं है। मैं अध्यक्ष जी, मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ, इनका मन इसमें नहीं है। मेरे पास आती है कुछ होली की है, अच्छा है, होली की गाई आपने, होली का अच्छा है, होली का त्यौहार आ रहा है और हम तो ब्रजवासी हैं, हमारे यहाँ तो 1 महीने 1.5 महीने पहले प्रारंभ हो जाता है, तो ये तो अच्छा है, इसमें तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हम जो बात करते हैं उसको देखना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस के मित्र वर्षों तक उद्योग की बातें करते रहे, लेकिन जमीन पर धूल उड़ती रही। उसके कुछ वास्तविक उदाहरण भी देता हूं आपको। उन्होंने प्रदेश के प्रत्येक उपखंड में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए
उन्होंने प्रदेश के प्रत्येक उपखंड में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा कर युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के सपने दिखाए थे, लेकिन वास्तविकता में 107 उपखंडों में तो ये भूमि आवंटन करना ही भूल गए। इनका 107 में काम जीरो है। सलारपुर औद्योगिक क्षेत्र, ग्रेटर भिवाड़ी तथा बोरनाड़ा जोधपुर में 250 करोड़ रुपए की लागत से मल्टी स्टोर इंडस्ट्रीज कॉम्प्लेक्स विकसित करने की घोषणा की थी। कितनी कर दी? काम। भिवाड़ी शहर में औद्योगिक क्षेत्र में ड्रेनेज संबंधी समस्या के निवारण हेतु 100 करोड़ रुपए की लागत से परियोजना की घोषणा की, काम जीरो। और अब मैं आपको ध्यान दिला दूं, वो काम हमने किया है 150 करोड़ रुपए के द्वारा, केंद्र से और हरियाणा सरकार और हमने मिलकर के उसको 150 करोड़ रुपए का किया है, और वो काम होगा। इसलिए कहने से नहीं, घोषणा से नहीं, करने से होता है। माननीय अध्यक्ष जी, 2022-23 में आपने 220 करोड़ रुपए की लागत से 11 मिनी फूड पार्क और निवाई टोंक में मिनी एग्रो पार्क बनाने की घोषणा की थी, लेकिन इनमें से 10 में से काम। अब मैं और कुछ बता रहा हूं आपको। 2 साल बनाम रीको द्वारा स्थापित औद्योगिक क्षेत्र हमारी 2 साल में 31 और 2 साल में 16, कितने गुने हो गए डॉक्टर साहब? 2 गुना। पिछली सरकार के 5 साल में रीको आवंटित औद्योगिक भूखंड, रीको द्वारा आवंटित औद्योगिक भूखंड 2453 हमारे 2 साल में, और तुम्हारे में 1585 या पिछले 1.5 गुना। औद्योगिक क्षेत्र में कुल खर्चा 2700 करोड़ रुपए, आपके मात्र 750 करोड़ रुपए, आपसे 3 गुना। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना 11,61,312 है, आपके 2,13,757, आपसे 5 गुना। इन्होंने अपनी सरकार के कार्यकाल के आखिरी समय में करोड़ों रुपए फूंककर इन्वेस्टमेंट सबमिट भी किया, लेकिन धरातल पर क्या आया? हमने 1 साल के अंदर इनकी तुलना में 4 गुना निवेश धरातल पर उतारा है। राज्य में सार्वजनिक निजी निवेश बढ़ने से राज्य के युवाओं के लिए 2 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं। किसी भी प्रदेश में निवेश वहां की नीतियां ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की स्थिति के आधार पर ही आता है, और हम तो पहले दिन से ही राजस्थान को अग्रणी बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारे पक्के इरादे, ठोस नीतियों से आज राजस्थान में नई कार्य संस्कृति का उदय हुआ। काम जाते हैं और समय आधा लगता है। वो भी मैं आपको बहुत बड़ा है कि कितना इनके समय में समय लगता था, आज हमारे वो कितना समय लग रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने राज्य की ग्रीन ग्रोथ का जो बढ़ावा देने हेतु गत वर्ष प्रथम ग्रीन बजट प्रस्तुत किया था। इस वर्ष 33,476 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो 25-26 में 27,854 करोड़ रुपए से 20.18% अधिक है। 20.18% अधिक है। हमारी सरकार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में संचालित नीतियों और निर्णयों में आवश्यक सुधार कर उनको प्रभावी रूप से लागू कर रही है। हम विद्यार्थियों के हितों को देखते हुए जहां विद्यालय में स्थिति में लगातार सुधार कर रहे हैं, वहीं आवश्यकता और संसाधन भी उपलब्ध करवा रहे हैं। जहां गत सरकार के अंतिम वर्ष 23-24 में शिक्षा के क्षेत्र में केवल 51,243 करोड़ रुपए व्यय किए गए थे, वहीं हमारी सरकार ने वर्ष 26-27 में 68,989 करोड़ रुपए व्यय प्रावधान किया है, जो वर्ष 23-24 से 35% अधिक है। 35% अधिक है। अब आपको मैं बता दूं, कौशल प्रशिक्षण 3,41,347 हमारे 2 साल में, इनके में 2 साल में 1,04,667, और मैं 5 साल में भी इनका बता दूं 2,35,000, यानी आपसे 1.5 गुना हमने 2 साल में किया है, आपका 5 साल में, हमारा 2 साल में आपसे 1.5 गुना। राजकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण हमने 185 जगह कराए,
इन्होंने 2 साल में 9 स्थानों पर कराए और 5 साल में 57 हुए, 3.25 गुना ज्यादा है, 3.25 गुना ज्यादा है। टेबलेट और लैपटॉप वितरण हमारे 88,724, इनके 5 साल में भी और 2 साल में भी 2 साल में भी 0 और 5 साल में भी 0। नए पॉलिटेक्निक कॉलेज हमारे 2 साल में 21, 2 साल में 21 और आपके 2 साल में 1 और 5 साल में 5, 4.25 गुना हुए, 4.25 गुना। अनवृत्त कोचिंग योजना 35,856, आपके 2 साल में 1,404 और 5 साल में 35,783, 5 साल के बराबर हमने किए हैं। महाविद्यालय स्नातकोत्तर क्रमोन्नत हमारे 2 साल में 17, आपके 2 साल में 12। महाविद्यालय स्नातकोत्तर विधि 50 हमारे 2 साल में, आपके 2 साल में 19, आपसे 2.5 गुना। महाविद्यालयों नए विषय स्नातक हमारे 73, आपके 17। नवीन प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना हमारे 90, तुम्हारे 32। विद्यालय भवन निर्माण हमारे 131, तुम्हारे 74। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय हमारे कह रहे थे हमारे माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, आश्चर्य है कि कुछ विपक्षी सदस्य द्वारा बजट के सत्र के दौरान चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यय में कमी होना बताया, जबकि हम स्वस्थ राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने के लिए बिना रुके बिना थके सतत प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको माध्यम से माननीय सदस्यों का ज्ञानवर्धन करना चाहूँगा। हमारे द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में किए जा रहे कार्य का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित स्टेट फाइनेंस 2025 रिपोर्ट के विश्लेषण से ही हो जाता है। इसके अनुसार वर्ष 25-26 में कुल व्यय में से चिकित्सा वो भी करूंगा। अरे माननीय सदस्यों, आप मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं अपने। मैं आगे जो बोलना चाह रहा था 00 वाला वो आगे कर रहा हूँ। तो आप परेशान होंगे उससे, इसलिए बुला लेना। कितना है, बहुत है, कितना करूँ आगे। आगे अब मैं क्या है ये कम से कम उसमें आएगा तो आईना तो दिखेगा। आईना दिखना बहुत आवश्यक है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, ये सदन के आंकड़े हैं और माननीय अध्यक्ष जी कह रहे थे, हमारे प्रतिपक्ष के नेता अध्यक्ष जी कह रहे थे कि आपका 35 लाख करोड़ का MOU हुआ, 8 लाख करोड़ के ग्राउंड पर आ गए। अरे आप तो हमारे उत्कर्ष को निकाल लाए, आप तो हमारे पूरी उसको निकाल लाए कि हमारा जन्म कहाँ हुआ, वो कहाँ हुआ। आप पर 8 लाख करोड़ रुपए के वेबसाइट पर काम नहीं निकल रहे क्या? आप उस पर वेबसाइट पे जाइए और चेक करिए कितना हो गया है, आपके सामने आ जाएगा। ये माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि स्वस्थ राजस्थान की परिकल्पना के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। माननीय सदस्यों का ज्ञानवर्धन करना चाहूँगा। हमारे द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैंने जैसा बताया, स्टेट फाइनेंस 2025 रिपोर्ट विश्लेषण से ही हो जाता है कि हमने
इनसे चिकित्सा स्वास्थ्य राज्यों की औसत व्यय जहां 6.19% है, वहीं हमने चिकित्सा व स्वास्थ्य हेतु वर्ष 25-26 में 31,888 करोड़ रुपए तथा वर्ष 26-27 में 32,526 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो कुल प्रावधान क्रमश है 8.4% एवं 8.02% है, जो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 एवं वित्त आयोग की अनुशंसा द्वारा निर्धारित उनके द्वारा 8% के बेंचमार्क से अधिक है। बेंचमार्क से अधिक है। ये लोग तो राजस्थान को स्वास्थ्य के मामले में मॉडल स्टेट बनाने के सिर्फ बातें करते हैं, वे हम करके दिखा रहे हैं। राजस्थान के हित के लिए जब भी कुछ देने की बात आती है, माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा आगे रहते हैं। कोरोना के वक्त भी केंद्र सरकार ने खूब राशि दी, पिछली सरकार उसे खर्च नहीं कर पाई। इनके सरकार द्वारा कोरोना जैसी महामारी की अवधि में भी 7,357 करोड़ रुपए ही स्वास्थ्य बीमा योजना में व्यय किए गए थे, जबकि हमारी सरकार द्वारा 2 वर्ष में मां योजना में कुल 2 वर्ष में 7,445 करोड़ रुपए व्यय कर योजना का कैशलेस उपचार सुविधा प्रदान की गई। अब इसे ये भी बता दूं मैं, जिला अस्पताल की स्थापना हमने 14 की, आपने 2 साल में 1 किया। उप जिला अस्पताल की स्थापना हमने 61 की, आपने 2 साल में 1 किया, 61 गुना। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 292 किए और आपने 150। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन निर्माण 86, आपके 52। नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना हमारे 16, आपके 2 साल में। सैयाओं की संख्या वृद्धि 2519, आपकी 1270। जिला अस्पताल उप जिला अस्पतालों एवं CHC पर उपलब्ध कराई गई सोनोग्राफी हमारी 89, आपकी 30। नवीन मेडिकल कॉलेज हमारे 7, तुम्हारे 2। माननीय अध्यक्ष जी, मैं लगातार इसलिए बता रहा हूं, और यह कारण आप सबकी समझ में भी आ रहा होगा, राजस्थान की जनता में भी आ रहा है कि 2 साल बनाम 50 साल पर यह बहाना बना करके क्यों भागे थे। वो 2 साल बनाम 5 साल पर आप क्यों भागे थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, 2 साल बनाम 5 साल मैंने गलत नहीं कहा, मैंने 2 साल का मेरा प्रतिवेदन रखा था। इनसे उनको क्या दिक्कत थी। मैं 5 साल का तो नहीं रख सकता था, मैं तो मेरे कार्यकाल का ही रख सकता था। और मैंने कहा कि आप 5 साल की बात करिए, आप 2 साल की बात करिए। आपको उसके 2 साल के उत्कृष्ट प्रतिवेदन से ही इतनी वो हो गई, देखते ही उसको परेशान हो गए। अरे घर तो जाके आप पढ़ते ही होंगे, उसको पढ़ा तो सबने होगा, मुझे नहीं लगता किसी ने नहीं पढ़ा हो। नहीं पढ़ा हो तो राजस्थान के जनता के साथ ठीक नहीं है, तो आपने देखा होगा। अगर उसमें कहीं गलत है तो मेरे को आगे बता दो आप कि आपने यहां गलत दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा भुगतान से जुड़े जो प्रश्न उठाए गए, मैं आपके माध्यम से सदन को उनकी वास्तविक स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे से कहा है, मेरे से प्रतिपक्ष के नेता जी ने कहा कि आप एक एक का जवाब देना है, बड़े जोर से कहा। अब ये कह रहे हैं अब कितना रह गया है। अरे मैंने तो नहीं कहा, मैं तो और जल्दी निकाल रहा था, लेकिन आपने कहा आपको एक एक का जवाब देना है, तो मैं तो आपकी बात जो आपने कही वही मैं पूरा कर रहा हूं, मैं आपको जवाब दे रहा हूं, सुनने की थोड़ा मादा रखिए। पिछली सरकार के समय पेंशन का भुगतान 3-4 महीने तक देरी से होता था। बुजुर्ग, विधवाएं और दिव्यांग महीनों का इंतजार करते थे, लेकिन हमारी सरकार ने इस व्यवस्था में सुधार किया। आज यह है कि दिसंबर माह की पेंशन का भुगतान हमने जनवरी माह में ही कर दिया, यानी समय पर सम्मान के साथ। इतना ही नहीं, हमने वर्ष 26-27 के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत 16,579 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जबकि कांग्रेस सरकार के अंतिम वर्ष 23-24 में केवल 9,590 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए थे। इन्होंने तो जाते जाते पेंशन में बढ़ोतरी ही की, क्योंकि इनको पता था कि वापस तो आना नहीं है। अगर वास्तव में इनकी ज्यादा पेंशन देने की मंशा होती तो अपने कार्यकाल के पहले ही साल में काम करते हुए ये सब कुछ
वोट लेने के लिए ही करते हैं। अरे तो ये पहले साल में करते ना, नहीं पहले नहीं किए, पहले नहीं किए। हमने तो पहले साल ही न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाया, अब हमने इसे बढ़ाकर 1300 रुपये कर दिया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में जोड़े गए नाम माननीय अध्यक्ष जी, वो भी बता दूं मैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में जोड़े गए नए पेंशनर्स के नाम 10,60,625। समय में 3 लाख, 2 साल में 3,18,694। इनसे 3 गुना जोड़े, आने दो, वो भी बताऊंगा, आने दो। मुख्यमंत्री वृद्ध सम्मान पेंशन योजना में 16,069 करोड़ रुपए और इनके 9,913 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान योजना 1,737 करोड़ रुपए और इसमें, और आपके 965 करोड़ रुपए, 1.25 गुना ज्यादा हमने इसमें किया है। अब मैं इनसे बात करूं, ये कह रहे कहां दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं। अब ये जनप्रतिनिधियों से भी मैं कहना चाहता हूं, एमएलए लड़का भी मैं बताना चाहता हूं। एमएलए योजना की प्रगति पर सदन को अवगत कराना चाहूंगा। पिछली सरकार ने अपने 2 वर्ष में इस योजना में 748 करोड़ 21 लाख रुपए खर्च किए। 748 करोड़ 21 लाख, लिख लीजिए, नोट करिए। वही हमारी सरकार ने, वो तो पहले हो गए, वहीं हमारी सरकार ने केवल 2 वर्षों में 1,958 करोड़ 66 लाख, ये कोई अंतर है? करो अंतर, कोई पूछेगा तो मालूम पड़ जाएगा ना अंतर कितना है। यानी 2.5 गुना से भी अधिक है। अब देखो माननीय अध्यक्ष जी, सबसे बड़ी बात क्या है, कोई भी काम करो, ये तो हमारी थी, ये तो हमने ही किया। अरे ऐसे कब तक करोगे? अरे काम वो है जो कर ले, अब ये बता दे कि हाँ मैंने ये कर दिया। अरे आप घोषणा करके चले गए। अब आप देखिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक पेपर लेकर के आया था, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी मेरे से कह रहे हैं कि मेरे जोधपुर में ये होना चाहिए, मेरे जोधपुर में ये होना चाहिए, मेरे जोधपुर में ये हो गया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ये 2 साल में हो गया, ये 2 साल में हो गया क्या? जब वो मुख्यमंत्री, जब उनको पता नहीं था क्या? उन्होंने 45 करोड़ 60 करोड़ 70 करोड़ रुपए की घोषणा की और बजट में कितना दिया? मेरे विधायक बता रहे थे 50 लाख। अरे ऐसे काम थोड़ी होता है, अंत के बजट में हम 500 करोड़ कर जाएं और बजट में 50 लाख। अरे भाई क्या है ये? अरे उन भीलवाड़ा वालों को पूछो पुल कहां बना गए, उतार नहीं, पुल चढ़ जाओ, आत्महत्या का अड्डा बना गए उसको, पुल चढ़ जाओ, उतरने की कोई गुंजाइश नहीं है। भीलवाड़ा वाले बता देंगे किस तरह से इन्होंने उस पुल को बनाया था। माननीय अध्यक्ष जी, दर्द जब होता है जब राज्य के पैसे को कोई अपना पैसा नहीं मानता। ये जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है, ये जनता का एक एक टैक्स का पैसा है। हमको इसको कैसे उपयोग करना चाहिए, पहले हमें सदन में इस बात पर ध्यान देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मर्जी आए जो कर जाओ, हिसाब लेने वाला कोई नहीं। क्या है, गए आए, हमने ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया। अरे काका जी की दुकान है, अब कह रहे हमारी 6 महीने का क्या हुआ? अरे 6 महीने का क्या होगा? आपने तो जमीन की, हमने तो एक दायरा बनाया, मेडिकल कॉलेज को कितनी जमीन, उसमें छूट कितनी हो सकती है, फलानी कॉलेज को इतनी जमीन, रिसोर्ट के लिए इतनी, होटल के लिए इतनी। काका जी का राज था, एक मेडिकल कॉलेज वाले किसी को 200 है, किसी को 150 हेक्टर, 100 हेक्टर। क्या है ये? मजाक बना रखा है। राजस्थान की आने वाली पीढ़ी को क्या छोड़ करके जाओगे? अगर इस तरह से आप बांट करके जाओगे तो शर्म नहीं आती है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं, ये हमें आगे पीढ़ी का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ी भी हमारे विश्वास पर,
जनता के विश्वास पर हम उसको कुछ ना कुछ, हमारे पूर्वज है, उन्होंने किस तरह की यात्राएं झेली, किस तरह के उन्होंने काम किए, इस भारत को श्रेष्ठ बनाने के लिए उनका कितना बड़ा योगदान लगा, आजाद कराने में कितना उनका वो लगा खून पसीना। हम इस जमीन को ऐसे ही दे जाए? हमने कहा हम नहीं देंगे, हम नीति बना करके देंगे, जितनी आवश्यकता होगी उतनी देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, पंचायतों की स्थिति भी देख लीजिए। गत कांग्रेस सरकार ने अपने पहले 2 वर्षों में पंचायतों को 1862 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जबकि हमारी सरकार ने पहले 2 वर्ष में, इनका भी देख लीजिए, 1862, दोबारा कहूं क्या, 1862 रुपए हस्तांतरित किए थे। और जबकि हमारी सरकार ने पहले 2 वर्ष में 8816 करोड़ रुपए पंचायतों को हस्तांतरित किया। अब पंचायत राज को ये मजबूत करना चाहते हैं, हम मजबूत करना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, ये बताता है कि हम गांव को सशक्त बनाना, स्थानीय जनप्रतिनिधियों को मजबूत करने और विकास की जमीनी स्तर पर पहचान के लिए प्रतिबद्ध हैं। और मैं आपको क्या बताऊं माननीय अध्यक्ष जी, जो हमारे समय में गौरव पथ बने थे, हमारे समय में जो गौरव पथ बने थे, इन्होंने जल जीवन मिशन के नाम पर, क्योंकि पानी का स्रोत नहीं है, लेकिन इनको पैसा आना था पाइपलाइन से, इनको पैसा आना था पाइपलाइन से, इनको पाइपलाइन से पैसा आना था। इसलिए इन्होंने माननीय अध्यक्ष जी पहले पाइपलाइन को डाला, जिससे कि सड़कों को भी उखाड़ने का काम किया और उसमें भ्रष्टाचार करने का भी काम किया। माननीय सदस्य स्वयं विचार कर लें कि किस सरकार में चुने जनप्रतिनिधियों की वास्तविक अधिकार और संसाधन मिले हैं। अब ये चुनाव की बात कह रहे हैं, अभी माननीय हमारे प्रतिपक्ष नेता बैठे बैठे कह रहे थे चुनाव का क्या हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, वो भी मैं लेकर के आया। मैं इनको ये भी बताना चाहता हूं कि इन्होंने सिर्फ आचार संहिता, सरकार गिरने का भय, उसके कारण इन्होंने पंचायतों के चुनाव प्रथम चरण नवंबर 2019, आप नोट कर लें, नवंबर 2019 और फरवरी 2021, कितने दिन चुनाव चलाए, कितने दिन चुनाव चलाए, कितने दिन चुनाव चलाए आप लोगों ने, कोरा नहीं, कितने दिन चुनाव चलाए। और यही नहीं, नगर निकायों में जनवरी 2020 और लास्ट नवंबर दिसंबर 2021। अरे इस राज्य को डुबो दिया, लगातार चुनाव करा करके आपकी जो ये नूरा कुश्ती थी, उस नूरा कुश्ती के कारण जिस तरह का काम हुआ आप सब देख सकते हैं। ये संविधान बचाने की बात करते हैं, ये संविधान बचाने की बात करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, पहले भी मैं कह चुका हूं, इन्होंने जितनी बार संविधान का उल्लंघन किया, ये बाबा साहब की बात करते हैं, ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की बात करते हैं, इन्होंने किसी की बात मानी क्या है? किसी की बात मानी क्या? अब उसमें ज्यादा नहीं जाना चाहता, ये मेरे पास है कि इन्होंने कितनी बार राज्यों की सरकारों को गिराया है और कितनी बार इन्होंने 13 साल तक चुनाव नहीं कराए पंचायतों के, ये इनके समय में हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष से आने वाले माननीय सदस्यों द्वारा माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष से आने वाले कुछ माननीय सदस्यों द्वारा यह भी कहा गया कि बजट में केवल विकसित राजस्थान 2047 की बात की गई है। वैसे मैंने इस पर प्रकाश डाला है, मैं उनको अवगत कराना चाहूँगा कि हमने 2 साल का लेखा जोखा भी सदन के पटल पर रखा है। 2 साल में हमने प्रदेश के आर्थिक विकास की बुनियाद रखी है। अब इस नींव पर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 2028-29 तक $350 बिलियन और वर्ष 2047 तक $4.3 ट्रिलियन तक पहुंचाएंगे। विपक्ष के वित्त विशेषज्ञ को डॉलर और रुपए का अंतर नहीं आता, इसलिए उनको पुनः बता देता हूं, गए तो मैं अब छोड़ देता हूं। चलिए, नहीं आप क्या करो, आप ज्ञानवर्धन क्यों करें, ज्ञानवर्धन तो उनको कराना था। चलिए, इसके लिए भी हम अल्पकालिक दीर्घकालिक दोनों तरह के लक्ष्यों को ध्यान में रख करके आगे बढ़ रहे हैं, दोनों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि विजन जब तक बड़ा नहीं होगा, हम हमारे राज्य का या देश का विकास नहीं कर सकते।
और मैं अभी करना चाहता हूँ। हमारे जिले के लिए, हमारी नगर पालिकाओं के लिए, हमारे नगर कस्बे के लिए भी हमने मॉडल बनाना होगा, उस पर भी मैं आऊँगा। इस वर्ष प्रस्तुत किए गए बजट की एक एक घोषणा हम पूरी करेंगे। विकसित राजस्थान 2047 के निर्धारित किए गए माइलस्टोन को हम ठोस कार्य योजना एवं प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से अर्जित करके रहेंगे। हमने वर्ष 2030, 35, 40 एवं विजन 47 के लिए सभी क्षेत्रों में हासिल किए जाने वाले लक्ष्य भी तय किए हैं। हमारी डबल इंजन की सरकार के कुशल वित्तीय प्रबंधन के परिणाम स्वरूप हमें पूरा विश्वास है कि हम अपने सभी लक्ष्यों को निर्धारित समय अवधि प्राप्त करने में सफल होंगे। ऐसा मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि हमारे 2 वर्ष के कार्यकाल में 91 सूचकांकों में हमने इनके 5 वर्ष के कार्यकाल की तुलना में अधिक उपलब्धियां अर्जित की हैं। अभी आप देख लेना। अब इसमें भी मैं ये कह रहा हूं, आंकड़े कहां से ले आए? तो ये तो आपको मैंने 5 तारीख को ही दे दिए थे। उस पर कोई किसी ने नहीं बोला। उस पर क्यों नहीं बोला? आप उस पर बोलते तो अच्छा रहता। 91 पॉइंट मैंने दिए हैं, आपने सभी ने पढ़े हैं, तो जरा उस पर भी बोल जाते। तो आप कहते हैं कि नहीं साहब आपने ये गलत दिया है। तो मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूं, इस साल के बजट की घोषणा को भी जोड़ लें तो हम 3 वर्ष के कार्यकाल में और भी कई सूचकाओं में इनकी सरकार के 5 वर्ष से अधिक उपलब्धियां अर्जित कर लेंगे, जिसके कुछ उदाहरण मैं सदन में रख रहा हूं। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक एवं प्राथमिकता भूमि विकास बैंक द्वारा दीर्घकालीन ऋण वितरण किसानों की संख्या। मैं किसानों की बात इसलिए कर रहा हूं कि किसानों की चाल तो चल लेंगे, किसानों की बात भी कर लेंगे, लेकिन किसानों को कितना करेंगे ये भी देखना पड़ता है। माननीय अध्यक्ष जी, हमने इसमें 36,626 2 साल के अंदर, और उन्होंने 5 साल के अंदर 25,731। ये 5 साल का और 2 साल का मॉडल बता रहा हूं। राज्य सरकार राजस्थान राज्य सहकारी बैंक एवं प्राथमिक भूमि विकास बैंक द्वारा दीर्घकालीन ऋण वितरण 973 करोड़ रुपए और इनके 5 साल में 717 करोड़ रुपए। गौशालाओं को सहायता, अभी गौशालाओं की बात कर रहे थे, हमारी 2 साल में 3,901 करोड़ रुपए और इनके 5 साल में 3,117 करोड़ रुपए। इनसे ज्यादा हैं। सोलर पंप सेट की स्थापना 1,09,039, इनकी 63,140। सोलर पंप सेट पर अनुदान राशि 2,421 करोड़ रुपए, इनकी 5 साल में 1,152 करोड़ रुपए। राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित राशि 15,816 करोड़ रुपए और इनकी 5 साल में 14,966 करोड़ रुपए। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत निर्माण श्रमिकों को सहायता राशि 1,770 करोड़ रुपए, 1,310 करोड़ रुपए 5 साल के अंदर। मुख्यमंत्री वृद्ध सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत 26,480 करोड़ रुपए, 25,962 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना अंतर्गत 10,475 करोड़ रुपए और इनके 5 साल में 10,226 करोड़ रुपए। पालनहार योजना के अंतर्गत वे 3,160 करोड़ रुपए और इनकी 2,988 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में सहायता राशि 858 करोड़ रुपए और इनकी 5 साल में 966 करोड़ रुपए। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु प्रस्तुत बजट का आमजन के साथ प्रबुद्ध जन, निवेशक, प्रवासी राजस्थानियों ने खुले दिल से स्वागत किया। मैं माननीय सदन के समक्ष आपके माध्यम से इस बजट एवं विनियोग विधेयक के कुछ प्रमुख तथ्य प्रस्तुत करना चाहूँगा। बजट का कुल आकार 6,10,956 करोड़ रुपए, जो कि वर्ष 25-26 की तुलना में 13.76% अधिक है। गत सरकार के अंतिम वर्ष से 41% अधिक है। आधारभूत संरचना के निर्माण तथा प्रदेश के दीर्घकालीन विकास की दृष्टि से पूंजीगत व्यय 53,978 करोड़ रुपए प्रावधान रखा है। यह वर्ष 23-24 के व्यय से 2 गुना अधिक है। यह उल्लेखनीय है कि जहां कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में औसत पूंजीगत व्यय जीएसडीपी का मात्र 1.64% ही था, वहीं हमारी पूर्ववर्ती
एवं वर्तमान सरकार द्वारा यह औसत लगभग 2.51% रखा जा रहा है। राजकोषीय घाटा FRBM एक्ट अनुमत सीमा में 3.69% किया है, जबकि कांग्रेस की गत सरकार में औसत 4.34% से कम है। इस प्रकार हमने राजकोषीय घाटे में आपके समय से 0.65% की कमी की है। हमने प्रदेश के बजट में ऋण भार नियंत्रण करते हुए डेट GSDP रेशियो मात्र 36.8% प्रावधानित किया है। यहाँ उल्लेखनीय है कि ऋण के संबंध में जोर जोर से बोलने वाले विपक्ष के गत सरकार के समय यह 37.83% रहा था, यानी 1% से भी ज्यादा कमी। हमारे प्रयासों के फलस्वरूप प्रति व्यक्ति आय में भी वर्ष 23-24 से 21.15% वृद्धि के साथ 2,02,349 रुपये वार्षिक होना संभावित है। प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण हेतु हमारे द्वारा प्राथमिकता देते हुए जनसंख्या के अनुपात क्रमशः 46,996 करोड़ रुपए तथा 36,184 करोड़ रुपए व्यय किए जा रहा है। हमारी सरकार राज्य के विकास हेतु अधिक व्यय कर रही है। पूर्ववर्ती सरकार के समय यह मात्र 68.8% रह गया था, जिसे हमने बढ़ाकर 26-27 में लगभग 74% प्रस्तावित किया है। बजट में हमारे द्वारा जहाँ एक और कोई भी अतिरिक्त कर नहीं लगाया गया, आम जन को राहत दी गई, वहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। मैं सदन के समक्ष वित्त विधेयक के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रखना चाहूँगा। आमजन निवेशक और उद्यमियों को स्टाम्प ड्यूटी में राहत दी गई है। ई स्टाम्प एवं ऑनलाइन एनीवेयर रजिस्ट्रेशन के माध्यम से पंजीयन सेवाओं का सरलीकरण एवं समयबद्ध निस्तारण होगा एवं आमजन को अत्यधिक सुविधा सुनिश्चित होगी। GST करदाताओं की सुविधा के लिए अपीलीय प्राधिकारी के यहाँ ऑनलाइन सुनवाई सुनिश्चित की जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने GST 2.0 लागू कर सभी को बड़ी राहत दी है। इसके लिए मैं राजस्थान की समस्त जनता की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उद्यमियों तथा आमजन के लिए विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत MNST तथा बैठ कृषि विपणन परिवहन खनन योजना लाई गई है। हमारे द्वारा किए गए प्रभावी रेवेन्यू मोबिलाइजेशन के परिणाम स्वरूप राज्य की स्वयं की राजस्व प्राप्तियां कर एवं गैर कर राजस्व वर्ष 23-24 की तुलना में वर्ष 26-27 में 69% की वृद्धि के साथ 1,91,103 करोड़ रुपए होनी अनुमानित है। हमारी द्वारा वित्तीय वर्ष 26-27 हेतु प्रस्तुत बजट की चारों ओर प्रशंसा हो रही है। यह बजट प्रदेश को संकल्प से सिद्धि, नियत से नीति एवं आकांक्षा से उपलब्धि की ओर अग्रसर करने वाला बजट है। आम जन के साथ साथ प्रबुद्ध जन, निवेशकों, प्रवासी राजस्थानियों सभी ने बजट का खुले दिल से स्वागत किया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बार फिर सदन को बताना चाहूँगा कि कांग्रेस की राजनीति आरोपों की राजनीति है, हमारी राजनीति परिणामों की राजनीति है। वे कहते हैं क्या किया, हम कहते हैं कि हम जो बोलते हैं वो करते हैं, और हमने जो किया वो राजस्थान जनता ने देखा है। डबल इंजन सरकार के प्रयासों से आने वाले समय में विकास की गति बढ़ती ही चली जाएगी, क्योंकि हम सिर्फ सपने नहीं बुनते, सपनों को संकल्प बनाते हैं और संकल्प को सिद्धि में बदलते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, और कुछ घोषणाएं भी इस अवसर पर मैं करना चाहूँगा। कटारिया जी के कहने से एमएलए लेड 2.25 करोड़ से 5 करोड़ रुपए की थी, तो अब की बार भी डबल कर दो, आप भी इसको 10 करोड़ कर दो, सबका ही है। तो माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी योजनाएं नवाचारों से जहां एक ओर आमजन के जीवन में आशा का संचार हुआ, वहीं दूसरी ओर हमसे जनता की अपेक्षाएं भी बढ़ी।
इसी कारण हमें जनप्रतिनिधियों के माध्यम से निरंतर काफ़ी संख्या में प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं। हम इन प्रस्तावों का संबंधित विभागों से विश्लेषण एवं परीक्षण करवाकर आवश्यक कार्रवाई किए जाने का भरपूर प्रयास करेंगे। इस कड़ी में मैं अब सदन में कुछ घोषणाएं प्रस्तावित कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, हमने बजट में मिसिंग लिंक के लिए 600 करोड़ रुपए, नॉन पेचेबल सड़क के लिए 1400 करोड़ रुपए की घोषणा की थी। अब मैं मिसिंग लिंक सड़कों के लिए 500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त का प्रावधान किए जाने की घोषणा की। प्रदेश में विभिन्न सड़कों की मरम्मत उन्नयन के लिए 900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से करवाए जाने वाले प्रस्तावित कार्य मैं सदन की सूची पर यह रख रहा हूं। बोलोगे तो सब मिलेगा, झूठ बोलोगे तो नहीं मिलेगा। अरे भाई, ना तो इसमें कुछ लगा है। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों की सूची में सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं।